नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कभी सोचा है आपने कि हमारे संविधान में देश का नाम इंडिया भी है और भारत भी, या ये जो हम सुनते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ, इसका असली मतलब क्या है? आज हम इन्हीं कुछ बुनियादी लेकिन बहुत ही जरूरी सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं, जो हमें बताते हैं कि भारत असल में है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है। हमारे संविधान का आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब सुनने में तो ये लाइन बड़ी सीधी साधी लगती है ना? पर इसके एक एक शब्द में बहुत गहरा मतलब छुपा है। पहली बात, देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है इसकी बनावट। ये राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आज के इस सफर में हम इन्हीं गुत्थियों को एक एक करके सुलझाएंगे। हम ये समझेंगे कि संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर संघ शब्द क्यों चुना, ये अविनाशी संघ क्या होता है, भारत का नक्शा मतलब राज्यों की सीमाएं कैसे बदल सकती हैं, और आखिर में ये सब कुछ ऐसा क्यों बनाया गया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत एक यूनियन यानी संघ है, फेडरेशन यानी परिसंघ क्यों नहीं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये भारत की नींव का सबसे बड़ा सिद्धांत है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, इससे फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। अमेरिका का उदाहरण लेते हैं। वहां क्या हुआ था? अलग अलग राज्य पहले से थे, वो सब एक साथ आए और उन्होंने एक एग्रीमेंट करके यूनाइटेड स्टेट्स बनाया, मतलब राज्यों ने मिलकर देश को बनाया। लेकिन भारत में कहानी एकदम उल्टी है। यहाँ भारत एक देश के तौर पर पहले से था, और फिर प्रशासन को आसान बनाने के लिए इस देश ने अपने अंदर राज्यों को बनाया। ये बहुत ही बड़ा फर्क है। और ये फर्क इतना जरूरी क्यों है, इस बात को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत ही साफ शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा कि भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है, इसीलिए किसी भी राज्य को इस संघ से, इस यूनियन से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय संघ अटूट है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये देश की एकता और अखंडता को पक्का करने वाला एक मजबूत पिलर है। चलिए अब इसी सोच को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। भारतीय सिस्टम को समझाने के लिए अक्सर एक लाइन इस्तेमाल की जाती है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन भारत की पूरी राजनीतिक बनावट का सार इसी लाइन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सीधा है। संघ यानी हमारा देश भारत अविनाशी है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, इसका कोई भी हिस्सा अलग नहीं हो सकता। लेकिन इसके अंदर जो राज्य हैं वे विनाशी हैं, यानी हमारी संसद के पास ये पावर है कि वो किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल दे, उसका एरिया कम या ज्यादा कर दे, उसका नाम बदल दे, या दो राज्यों को मिलाकर एक कर दे, या एक राज्य को तोड़कर दो नए राज्य बना दे। अब ये स्लाइड देखिए, इससे बात और भी क्लियर हो जाएगी। भारत का मॉडल है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता, पर राज्यों को बदला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में सिस्टम है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। वहां ना तो देश टूट सकता है और ना ही सरकार किसी राज्य की बाउंड्री को उसकी मर्जी के बिना बदल सकती है। ये दिखाता है कि भारत में केंद्र को कितनी ज्यादा ताकत दी गई है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब होता कैसे है? अगर संसद को किसी राज्य का नक्शा बदलना हो तो इसकी प्रक्रिया क्या है? इसका पूरा प्रोसेस संविधान के आर्टिकल 3 में दिया गया है। ये प्रोसेस 4 मेन स्टेप्स में होता है। पहला, ऐसा कोई भी बिल संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है। दूसरा, राष्ट्रपति उस बिल को उस राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं जिसकी सीमाएं बदली जानी हैं, ताकि वो अपनी राय दे सकें। अब आता है सबसे जरूरी और दिलचस्प तीसरा स्टेप। राज्य की विधानसभा चाहे हाँ बोले या ना, संसद उसकी राय मानने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं है। और चौथा स्टेप, इस बिल को पास करने के लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, बस एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से ही काम हो जाता है। अभी तक हमने देश के अंदर की सीमाओं को बदलने की बात की, जो संसद के लिए काफी आसान है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या होगा अगर भारत को अपनी जमीन का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देना हो? यहाँ पे मामला पूरी तरह से बदल जाता है। इस मामले में एक पूरी कानूनी हिस्ट्री है। 1960 में एक मशहूर केस हुआ था, बेरूबारी यूनियन केस।
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आर्टिकल 3 की पावर सिर्फ देश के अंदर के बदलावों के लिए है। अगर सरकार को देश का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को देना है तो उसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान में बाकायदा संशोधन करना होगा। इसीलिए बेरूबारी को पाकिस्तान को देने के लिए 9वां संशोधन हुआ और हाल ही में 2015 में बांग्लादेश के साथ जमीन के समझौते के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया। इस 100वें संशोधन से एक बहुत बड़ा काम हुआ। भारत ने अपने 111 इनक्लेव बांग्लादेश को दिए। अब इनक्लेव क्या होता है? ये जमीन का वो टुकड़ा है जो होता तो एक देश का है पर चारों तरफ से किसी दूसरे देश की जमीन से घिरा होता है। तो ये भारत के वो 111 गांव या इलाके थे जो बांग्लादेश के अंदर थे, जहां तक पहुंचना और शासन चलाना बहुत मुश्किल था। और बदले में बांग्लादेश ने भी अपने 51 एनक्लेव्स जो भारतीय जमीन के अंदर थे वो भारत को सौंप दिए। ये एक ऐतिहासिक समझौता था जिसने दशकों पुराने एक बहुत बड़े सीमा विवाद को सुलझा दिया। लेकिन इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, देश की बाहरी सीमा बदलने के लिए एक पूरा संवैधानिक संशोधन करना ही पड़ता है। अब हम आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने इतना शक्तिशाली केंद्र वाला ये अनोखा सिस्टम बनाया ही क्यों? इसके पीछे की सोच क्या थी? इसका जवाब छिपा है भारत की एकता और अखंडता की जरूरत में। एक ऐसा अविनाशी संघ जिसे कोई राज्य छोड़कर जा नहीं सकता और एक इतनी मजबूत केंद्र सरकार जो देश की जरूरत के हिसाब से राज्यों को फिर से बना सकती है। ये सब देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए बनाया गया था। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स भारतीय सिस्टम को पूरी तरह फेडरल नहीं बल्कि क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघीय कहते हैं। ये भारत की अपनी जरूरतों के लिए बनाया गया एक यूनिक मॉडल है। तो कुल मिलाकर भारतीय संविधान एक ही समय में मजबूत भी है और लचीला भी। ये देश की एकता बनाए रखने के लिए केंद्र को बहुत ताकत देता है, लेकिन साथ ही राज्यों को भी अपना काम करने का अधिकार देता है। ये शक्ति का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और यहीं कर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का ये अनोखा बैलेंस भारत के लोकतंत्र के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।